नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं विजेता और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। हमारे साथ अभी जो बिहार शक्ति अभियान पे काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए गए अभियान या फिर राहुल गांधी जी के द्वारा लाए गए अभियान, तो आइए हम करते हैं इनसे खास बातचीत। नमस्कार मैम, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैम, ये जो बिहार शक्ति अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है मैम? ये शक्ति अभियान है, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2023 में शुरू किया है जी। फिलहाल ये पूरे देश भर में चल रहा है। हम पूरे 28 राज्यों में अपनी महिलाओं की टीम के साथ इस अभियान के तहत अभी पहुंचे हैं जी। बिहार में हम बिहार की शक्ति के नाम से इस अभियान को लेकर आए और वर्तमान में हमारे साथ बिहार में अलग अलग प्रखंड में, अलग अलग पंचायतों में हज़ारों की तादाद में महिलाएं जुड़ रही हैं, मुद्दों को समझ रही हैं। आपका सवाल है कि ये अभियान क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। हम देखें तो हमारी जो आज़ादी की लड़ाई थी उसका भी एक अभियान चला, शिक्षा की लड़ाई का अभियान चला, रोज़गार और अलग अलग तरीके की जो हमारी बेसिक नीड्स हैं जो आज हमें मिल पा रही हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं अभियान के तहत, प्रोटेस्ट के तहत, जनता की अपनी आवाज़ के तहत उन चीज़ों पे आज उन्हें ताकत मिली है। वहीं हमने देखा कि महिलाएं सामाजिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन वो राजनीतिक और आर्थिक रूप से आज भी निर्णय नहीं ले पा रही हैं। समाज का वो हिस्सा है, आधी आबादी है, लेकिन केवल और उनको एक वोट के नज़रिए से आधी आबादी का हिस्सा समझा जाता है। तो हम इस अभियान के तहत देश भर की महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और एक नई राजनीति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति उन लोगों की हो जो डिज़र्विंग हो, ये राजनीति उन महिलाओं की हो जो दलित, माइनॉरिटी और ऐसे तबके से आती हूँ जिनके पिता, जिनके पति, जिनके ससुर और जिनके घर के कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से राजनीतिक पहुंच ना रखता हो, पावरफुल ना हो, पैसा ना हो, गुंडागर्दी ना हो, लेकिन उस महिला में इच्छा शक्ति हो, उस महिला का वोट बैंक हो, उस महिला में समझ हो और उस महिला में पॉलिटिकल हंगर हो। ऐसी महिलाओं को हम ज़मीन से निकालने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं इस अभियान के तहत। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बिहार की महिलाओं को, बिहार की शक्ति को ये कहना चाहूँगी कि आप इस अभियान से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि सबसे पहली बात कि आज मैं भी राजनीति में आई हूँ तो कहीं ना कहीं मैं इस अभियान के तहत अपने आप को सेफ महसूस कर पा रही हूँ। हम महिलाएं राजनीति करना चाहते हैं, हम लड़कियाँ राजनीतिक रूप से अपनी हिस्सेदारी निभाना चाहते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ा डर ये होता है कि क्या इस राजनीतिक, जिसको हम पॉलिटिकल दलदल बोलते हैं, उस दलदल में सुरक्षित हैं या नहीं। तो मैं इस अभियान के नाते, मैं आज एक लड़की होने के नाते इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि एक सुरक्षित स्पेस के रूप में ही बनाया जा रहा है उन महिलाओं के लिए जो राजनीति तो करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों की राजनीति से डर लगता है, जो उन्हें सुरक्षा को लेकर कई सवाल मन में होते हैं। उनके परिवारों को डर होता है कि वह अगर इस तरीके की राजनीति में आगे जाएंगी तो किस तरीके की घटनाएं या किस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस उनको करने पड़ेंगे, जो कि कड़वा सच है हमारे हिंदुस्तान की राजनीति का। तो हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने इस चीज़ को समझा, इस दर्द को समझा। भारत जोड़ो अभियान में उन्होंने महिलाओं का जो पॉलिटिकल हंगर है वो देखा, वो समझा, लेकिन उस हंगर को, उन महिलाओं का साथ देने वाला कोई नहीं है। ये पहला अभियान है जो भारत देश में पॉलिटिकल, राजनीतिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने के लिए शुरू किया गया है। तो मैं चाहूँगी आप सभी इस राजनीति का हिस्सा बने, क्योंकि जब तक हम महिलाएं एक डिसीजन मेकिंग पॉलिटिकल टेबल पे नहीं आएंगी तो हम समाज को चाहे जितना भी जागरूक करते रहें, लेकिन उस समाज में अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित नहीं करा पाएंगे। किसी भी प्रकार का निर्णय लेकर इस देश की राजनीति को, इस देश के हालातों को नहीं बदल पाएंगे। मैम, जैसे कि आपने बोला कि ये जो अभियान है, इसमें ज़्यादा बेनिफिट जो है माइनॉरिटी महिलाएं या फिर जो महादलित महिलाएं हैं उनको होने वाली है। तो मैम, जो जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं या अन्य लोग हैं, वो फिर कहाँ जाएंगे? अन्य महिलाएं फिर उनके लिए क्या है?
नहीं, मैंने एक्चुअली मैंने ये बोला कि पहली बात तो ये है कि जो भी महिला है वो ऑटोमेटिकली दोयम दर्जे पे है। जी जी। हम महिला होने के नाते आदि आबादी के बाद भी हमेशा से सेकेंडरी पोजीशन पे रखे जाते हैं। आज मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं दूसरे राज्य में आके काम कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी किसी आदमी के नज़रिए से, किसी बड़े नेता के नज़रिए से मैं उसको लड़की लगूंगी। मैं उसको नेता नहीं लग सकती, मैं उसको नेत्री नहीं लग सकती, मैं उसको पावरफुल नहीं लग सकती। पहला यही आ जाएगा कि आप एक लड़की हैं, आप एक महिला हैं, आपकी एक अपनी लिमिटेशन है। तो औरत की लिमिटेशंस आदमी ने हमेशा से तय करके रखी है। वहीं मैं बात करूं कि उस औरत की लिमिटेशन और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब वो दलित होती है, जब वो मुसलमान होती है, जब वो ऐसे तबके से आती है जहां खाने के लिए पैसे नहीं है, तो राजनीति करने के लिए कौन उसको सपोर्ट करेगा। वो ऐसे तबके से आती है जिसके घर पे कभी राजनीति नहीं की गई, जिसका पिता पति भी कभी राजनेता के रूप में इस देश में, इस बिहार में या उस पंचायत में अपनी हिस्सेदारी नहीं निभाया गया। वो व्यक्ति, वो विशेष वर्ग का आदमी हमेशा से मजदूर हुआ है। वो ऐसा मजदूर हुआ है जो 100 रुपए कमाने के लिए भी दूसरों के दरवाजे पे दर दर भटकता रहता है। तो उनके घर की लड़कियां कैसे राजनीति कर पाएंगी? मैम, इससे महिलाएं किस प्रकार से, किस तरह से लाभान्वित होंगी? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ तक कि जो हमारे देश की सरकार है वो लगातार महिलाओं को एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण पे लगातार बातचीत करती है। तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगी ये किस प्रकार का सशक्तिकरण है? क्या ये एडवर्टीजमेंट सशक्तिकरण है जो बैनर्स में लड़कियों की और महिलाओं की फ़ोटोज़ को दिखाता है? क्योंकि मुझे एज अ वेमेन, एज अ इंडिविजुअल गर्ल बहुत सारी चीज़ों पे सशक्तिकरण चाहिए। मुझे फाइनेंशियल सशक्तिकरण चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए, मुझे कल्चरल एम्पावरमेंट चाहिए, मुझे सोशल एम्पावरमेंट चाहिए, मुझे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। कहाँ है ये एम्पावरमेंट? आप एक तरीके से सशक्तिकरण जो शब्द को थोप दिए हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो आप किस तरीके का सशक्तिकरण दे रहे हो? किस तरीके से एम्पावरमेंट कर रहे हो? क्या पॉलिटिकल हिस्सेदारी में एम्पावरमेंट कर रहे हो? क्या सामाजिक रूप से जो महिलाओं के साथ हो रही दुर्गति है, जहाँ कोई महिला जला दी जाती है, जो कोई लड़की अपने ससुराल में पीट पीट कर घर भेज दी जाती है, जहाँ रोड पे चलने वाली लड़कियों के दुपट्टे छीन के उनके साथ बदतमीजी कर दी जाती है, कहीं किसी लड़की के साथ चलती हुई एम्बुलेंस में बलात्कार हो जाता है, तो कहीं किसी लड़कियों की पूरी हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं और नीचे से सरिया डालकर उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी जाती है। तो क्या आप ये इस तरीके का सामाजिक एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो कि इन लड़कियों को एक आवाज़ मिले, एक लीगल प्रोटेक्शन मिले, एक सामाजिक प्रोटेक्शन मिले, जिसमें समाज उसको ना नकारे कि हम इससे शादी नहीं करेंगे, हम इस लड़की का साथ नहीं देंगे, हम इनके माँ बाप को बायकॉट नहीं करेंगे, जहाँ पॉलिटिकल नेता आकर अपनी भाषणबाजी करके और एक फ़ोटो और वीडियो को ही उस केस में तब्दील करके आगे ना बढ़ जाए। लीगल और डॉक्टरेट हेल्थ की जो एम्पावरमेंट है वो उसको फ्री ना मिले। किस चीज़ का एम्पावरमेंट हम दे रहे हैं? तो वही बात है ना कि हम बड़े बड़े बयानबाजी कर देते हैं, लेकिन सही मायने में आप देख पा रहे हो क्या कि ज़मीनी स्तर पे क्या एम्पावरमेंट है? मैं ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में आ पा रही हूँ पूरी तरीके से, ना सोशल एम्पावरमेंट हुई हूँ, और आर्थिक रूप से तो आज भी हमारे कपड़ों में जेब नहीं है। इससे आप महिलाओं, इस अभियान के जरिए आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पूरा अभियान ही एक संदेश के रूप में है कि हम एक अभियान इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि महिला यूनिटी हो। आप देखते हैं कि जब भी किसी भी प्रकार से किसी भी दल के ऊपर कोई समस्या आती है, तो जब तक कोई व्यक्ति उस विशेष दल से संबंध नहीं रखता हो, जीविका पे कोई बात आएगी तो जीविका साथी ही जाएंगी, आशा पे कोई बात आएगी तो आशा वर्कर्स ही जाएंगी। यहाँ तक कि हम रसोईया और सफाई कर्मी या पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन की बात करें ना, तो अगर किसी मुस्लिम के घर के परिवार की दिक्कत है तो मुस्लिम साथी जाएंगे, हिंदू के परिवार की दिक्कत है तो हिंदू साथी जाएंगे, बाबा साहेब पे बात आएगी तो दलित भाई ही आगे जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि किसी एक सिंगल महिला पे बात आएगी तो देश भर की, बिहार भर की औरतें एक साथ नहीं दिखती हैं। हम पुतला फूंकते हुए हमेशा मर्दों को पाते हैं, लेकिन क्या हम लड़कियां एक पोस्टर लेकर भी कभी कलेक्टर के बाहर हजारों की संख्या में जुड़े हैं और हमने कभी ये मांगा है कि हमारे यहाँ कैमरा लगाया जाए, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट लगाई जाए? हम महिलाओं को इस तरीके के मन चले, जो आज बिहार में ड्राई स्टेट है। किस बात का ड्राई स्टेट है? नेपाल से डायरेक्ट शराब आ रही है, लोग नेपाल शराब पीने जा रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आई हूँ कि लोग गाड़ियों में भरते हैं, बॉर्डर पे गाड़ी टिकाते हैं, जाते हैं, शराब पीते हैं और लौट के आते हैं, और वहाँ खड़ी हुई आर्मी, वहाँ खड़ी हुई पुलिस कुछ नहीं करती है। लेकिन हम इस बात का हवाला बार बार देते हैं कि ड्राई स्टेट है।
आप सूखे नशे के नाम गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन आज के टाइम में बिहार में इस प्रकार के सूखे नशे हैं कि आप एज्यूम ही नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके की परिस्थिति हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान महिला को हो रहा है। किसी का कुछ नहीं जाएगा। मेरा भाई अगर नशे की धुत में है तो मैं एक बहन होने के नाते परेशान हूँ। मेरा पति अगर नशे की धुत में है और मेरे घर पे रोजगार नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मैं 2 टाइम की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रही हूँ, खुद नहीं खा पा रही हूँ, तो मैं एक महिला होने के नाते उस परिस्थिति से परेशान हूँ। मैं एक लड़की हूँ और जो किसी मोहल्ले में काम करने जाती है, चाहे वो किसी के घर का काम हो, चाहे ट्यूशन पढ़ाने का काम हो, यहाँ तक कि ऑफिस जाने का भी काम हो, लेकिन लौट के जब उसी मोहल्ले में आती है और 4 नशेखोर बैठ के वहाँ पे कमेंट करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो मेरे घर के माता पिता बोलते हैं कि बेटा काम छोड़ दो, बेटा पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। तो मैं प्रभावित हूँ, इन नशाखोरों से मैं प्रभावित हूँ, पूरी तरीके से मैं प्रभावित हूँ। मेरा भाई अगर नशे में धुत पड़ा हुआ है और वो मरने की कगार पे है, तो नशा बेचने वाला बेच के चला गया, नेता जो भाषण देना था वो दे के चला गया, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक उस परिवार की बच्ची और लड़की होने के नाते मुझे पता है कि कल के दिन ये मर जाएगा तो हम सब रोड पे आ जाएंगे। किस तरीके का आप डेवलपमेंट कर रहे हो, किस तरीके की हम बातचीत कर रहे हैं, तो वही मुझे समझ नहीं आता है कि हम बार बार एक ही तरीके की चर्चा करते हैं कि बिहार में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप निकल के देखो, कल मैं बिस्फी में पूरा सुबह 12 बजे से 8 बजे तक थी। आप यकीन नहीं मानोगे कि एक सिंगल दाल चावल की कहीं ढंग की दुकान नहीं थी, किसी रोड पे एक स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पूरे रास्ते में 2-2, 3-3 घंटे हम सफर कर रहे हैं और एक भी सामुदायिक शौचालय नहीं है। आप तो शौचालय भी बनवा रहे हो ना सरकार के तहत, आप लगातार बात कर रहे हो कि कितना स्वच्छ भारत है, जहां नल लगे हुए हैं वहां जल नहीं है। हमें पता है कि जब बाथरूम नहीं मिलता है और पीरियड्स आ जाते हैं क्या स्थिति होती है। हमें पता है जब 5 घंटे में बाथरूम रोक के कहीं सरवाइव करना पड़ता है तो हमारी शरीर की क्या और मानसिक रूप से कितनी परेशानियां हो जाती हैं। ये किसी नेता को, खासकर पुरुष नेता को, खासकर सरकार में बैठे हुए नेताओं को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो एसी वाले कमरे से निकल के उसी एसी वाली अटैच बाथरूम में जा रहे हैं ना। उनको क्या पता सार्वजनिक शौचालय का कितना महत्व है हम महिलाओं के लिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद हमारी बातचीत कम पड़ जाएगी, बहुत सारी बातें हैं जो लगातार उठाने वाली हैं। इसीलिए इन पूरी बातचीत पे हम अपने मुद्दों को लेकर हम महिलाओं के साथ राजनीति करने के लिए अब जमीन में उतरे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा वो किसी भी पार्टी का हो, पुरुष शायद उतनी गंभीरता से नहीं समझ पाएगा जो एक मुखिया सरपंच, जो महिला है, जो एक मुखिया विधायक, जो एक महिला है, उस नाते से उठा पाएगी। और वर्तमान में जो स्थितियां हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हिंसा की जो स्थिति बना दी है पूरे देश में, तो हिंसा का जवाब सिर्फ महिला अपने प्रेम से दे सकती है। जी, साथ ही आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप भोपाल से चल के और बिहार के सुदूर गांवों में अपना अभियान को प्रचारित कर रही हैं, चला रही हैं, महिलाओं को जोड़ रही हैं अपने अभियान के थ्रू, तो इसमें आपको क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? लकीली अभी तक तो ये है कि लोग अच्छे मिल रहे हैं बिहार को। जैसे मैंने खबरों में पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, या जितना भी सुना है, इवन मैं यहाँ आ रही थी तो मेरे परिवार को भी चिंता थी, मेरे दोस्तों को भी चिंता थी कि बिहार जा रही हो, सुरक्षा का ध्यान रखना। लेकिन मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि बिहार के लोग बहुत हम्बल हैं, बहुत प्यारे हैं, महिलाएं हैं बहुत अच्छी हैं, वो मतलब हर चीज़ का ध्यान रख रही हैं, वो मुझे अपने घर की बेटी की तरह मान रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बिहार में वाकई बहुत इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रहा है, और इसी सम्मान की लड़ाई के लिए, इन्हीं बिहार की महिलाओं की सम्मान की लड़ाई के लिए शायद मुझे अपने घर की याद नहीं आ रही है कि हम यहाँ पे इनके साथ रह के इनके लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे तो जीवन भर उनके घर की जो बेटी जो ये हालात अपनी माँ की देखी है वो शायद उस चीज़ को थोड़ा बहुत बदल पाएगी। लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो सुविधा के स्तर पे हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस है, जो कि मैंने आपके पिछले सवाल में बोला कि वॉशरूम्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, खाने की भी कहीं कहीं ऐसी जगहें नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक समोसा या लिट्टी की दुकान मिलती है, वो भी आप अंदरूनी क्षेत्रों में जाएंगे तो वो भी नहीं मिलती है। तो ये भी एक बेसिक नीड है और बहुत दिक्कत आती है। ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है। जो आदमी मतलब अपने घर में 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं जोड़ पा रहा है, वो कैसे 200 रुपया का भाड़ा लगा के शहर तक पहुंच जाएगा। एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, मतलब महिलाएं बीमार हैं, बच्चियां बीमार हैं, किसी बुजुर्ग की आखिरी कंडीशन चल रही है, लेकिन गांव तक एम्बुलेंस क्या रिक्शा नहीं जा पा रहा है। जो ई रिक्शा ने पूरे देश को घेर के रखा है, वो ई रिक्शा भी एक हद तक बिहार में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे नहीं चलता है और उन्हें
अपने आसपास के लोगों से मदद मांग के, उन्हें पैसा दे के, उनकी गाड़ी में पेट्रोल डला के आज हमारी मीटिंग्स में आना पड़ रहा है, शहरों में जाना पड़ रहा है। तो इसके माध्यम से हम ये देख पा रहे हैं कि कनेक्टिविटी नहीं है बिहार में। वहीं मैं पटना जैसी जगह पे देखूं कि हम घाट पे थे, हमने घाट में देखा कि लोग नाव में 30 की संख्या में साइकिल और मोटरसाइकिल रख के आए। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दानापुर के साइड से जो ब्रिज बना हुआ था वो टूट गया है, जिसको काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, लेकिन वो ब्रिज नहीं बनाया गया है। सोचिए पटना जैसी राजधानी में ब्रिज नहीं बना है, जिसकी वजह से लोग नाव में अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल रख के आ रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो उनका स्ट्रगल तो ऑलरेडी 2 गुना बढ़ गया है ना। हमारे लिए भी यही है कि हमारे साथ कोई रहता है तो हमें आसानी होती है उन गांव तक पहुंचने में, जहां हमें खुद अकेले सर्वाइव करके जाना पड़ रहा है, तो वही 2 घंटे का काम हम पूरा 2 दिन में निपटा पा रहे हैं। तो कनेक्टिविटी और साधनों की बहुत दिक्कत है। वहीं अगर लोगों की परेशानी है तो ये है कि गरीबी बहुत है। मतलब हम जैसा सुनते आ रहे थे ना, उस स्तर पे ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि गाँव में घर तो बन गया है लेकिन छपाई का पैसा नहीं है, दरवाजे लगाने का पैसा नहीं है, खिड़कियां लगाने का पैसा नहीं है। फूस के मकान मैंने इतने जीवन में कभी नहीं देखे अपने उम्र में, जितने मैं बिहार के हर एक गांव में देख पा रही हूँ। पूरे गांव में एक भी बाथरूम नहीं है। लड़कियां जाने आने में इतना परेशान होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्कूल 10वीं तक कर पा रही हैं, लेकिन 12वीं तक जो कि एक लड़की हैं, बड़े हो गए हैं, तो इसलिए परिवार डरता है, रास्तों से डरता है, लोगों से डरता है, तो उनकी शादी कर देता है। शादी कम उम्र में हो रही है तो प्रेगनेंसी बढ़ रही है, प्रेगनेंसी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो लगातार जो माल न्यूट्रिशन है उसकी कमी हो रही है, डेथ रेट बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों का जो कनेक्शंस है ना, वो पूरी तरीके से एक बच्ची होने के नाते एक किसी बूढ़ी महिला की ज़िंदगी तक बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो किसी की बेटी, किसी की बहन, फिर किसी की पत्नी, किसी की बहू, फिर किसी के घर की अम्मा, इतने नाते और रिश्ते के तहत ख़त्म हो जाती है। तो मैं वही बोल रही कि किसी के घर की बेटी होके भी मैं इस शहर में निकलूँगी ना, तो मुझे इतनी दिक्कतें, और किसी की बहू बन के भी मैं किसी के घर में रहूँगी पढ़े लिखे होने के बाद भी, तब भी मेरी ज़िंदगी में वही दिक्कतें सामान्य रूप से लगी हुई हैं। मैम, आपसे अगर कोई जुड़ना चाहेंगे इस अभियान को लेके जी, तो उसका वो जो आप मतलब उसके लिए कोई नंबर दे दीजिए, या फिर कैसे जुड़ेंगे ये बता दीजिए आप। जी, शक्ति अभियान जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है, आप उससे हमारे जो शक्ति अभियान के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है, ट्विटर है, इनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। वहीं हम बिहार के अगर लोगों की बात करें तो बिहार की शक्ति संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारे हर ज़िले में, हर विधानसभा में असेंबली कोऑर्डिनेटर्स काम कर रहे हैं, आप उनके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे आप बिहार की शक्ति के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, उसमें कई सारे नंबर्स हैं। आप यदि कॉल करके भी जुड़ना चाहते हैं तो कॉल करके भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप यदि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो बाय मैसेज, बाय वेबसाइट, आप पोर्टल के तहत भी हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है कि हमारे अपने लोग हर एक ज़िले की विधानसभा में काम कर रहे हैं, संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं, वाइट टी शर्ट मूवमेंट के तहत काम कर रहे हैं, बिहार की शक्ति के तहत काम कर रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र में थोड़ा सा मेहनत करके बस कांग्रेस कार्यालय तक पहुँचें और ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ उनका नाम और नंबर ले लीजिए। हम लोग आपके पास, आपके ज़िले में, आपके गाँव में, आपकी पंचायतों में खुद आ जाएंगे। धन्यवाद आपको अपना इतना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24 में। धन्यवाद।